आज देश के लिए आम बजट पेश हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इसमें कई अहम बिंदुओं पर उन्होंने विशेष जोर दिया। अगर इसमें बात करें लबोलुबाब तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये बड़ी घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। 20 नए जलमार्ग बनाने की भी तैयारी है सरकार की। निर्मला सीतारमण ने आज संसद में घोषणा की है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा 3 केमिकल पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, ये भी घोषणा की गई है इस बजट में। ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। एमएसएमई के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी अलॉट किया गया है, ये भी बड़ी घोषणा की गई आज देश के बजट में। हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा हर जिले में, भारत के तमाम जिलों में बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आयुर्वेद के 3 अखिल भारतीय संस्थान बनेंगे, 3 एम्स आयुर्वेद के खोले जाएंगे, ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब्स की स्थापना की जाएगी, ये भी आज घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो उड़ीसा, केरल, कर्नाटक के तटों पर टर्टल ट्रेल बनाया जाएगा, ये बड़ी घोषणा की गई, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। अगर बात करें तो भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से तैयारी है, घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेमी कंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, ये इसी साल से लागू है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई अहम बिंदुओं पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है निर्मला सीतारमण ने। वहीं इस दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया कि घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। सरकार ने लोक लुभावन वादे की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी है इस बजट में। इसके अलावा नीतिगत फैसलों से मजबूत मैक्रो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, सतत विकास और नियंत्रित महंगाई से पहचानी गई है। ये अनिश्चितता और वैश्विक व्यवधानों के दौर में लिए गए हमारे सोच समझकर किए गए फैसलों का नतीजा है। Nirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया। वित्त मंत्री का बजट भाषण 50 मिनट का रहा। वहीं सीतारमण ने कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने साफ किया कि कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जनता के बीच यूनियन बजट सुना। हालांकि बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार रहा। सेंसेक्स में करीब 2000 अंकों की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी में भी करीब 500 अंकों की गिरावट रही। चलिए, तो आज देश का बजट घोषणा कर दी गई है, बजट पेश कर दिया गया आज संसद में, लोकसभा में। और इस बजट में लबोलुबाब क्या कुछ मिला है तमाम राज्यों को, लोगों को कितना फ़ायदा होगा इस बजट से, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तमाम राज्य सरकारों की तरफ से कई अपील भी की गई थी, चाहे झारखंड की तरफ से हो, बिहार सरकार की तरफ से हो। तमाम अलग अलग राज्यों की नज़रें टिकी हुई थी कि अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष लाया जाएगा, लेकिन हाथ खाली नजर आया। और उसका असर ये देखने को मिला कि जब बजट भाषण खत्म हुआ तो उसके बाद शेयर बाजार में हाहाकार रही। सोने चांदी जो आभूषण है उसमें कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2 खास मेहमान जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में, परिचय करवा देते हैं। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अधिवक्ता हैं और इसके अलावा राजू राव साहब कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं। दोनों का स्वागत। और सबसे पहले विनोद जी, आज देश के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना पिटारा खोला और उस पिटारे में 85 मिनट तक उसका जिक्र करती रहीं कि ये हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लब्बो लुबाब जो देखने को मिला, भाषण खत्म हुआ, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। आपके हिसाब से क्या लगा, बजट संतुलित है? देखिए, मैं एक अधिवक्ता और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते बजट को सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार का एक जो संवैधानिक दायित्व है लोगों के प्रति, खास करके बेरोजगारों के प्रति, और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और न्याय के साथ विकास का जो कंसेप्ट है, क्या उस हिसाब से ये बजट अपने कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पिछड़े राज्यों, खास करके पिछड़े राज्यों जिसमें विशेषकर झारखंड से जब मैं संबंध रखता हूँ तो यहाँ पे आदिवासी और एवं अन्य गरीब तबके जो हैं तो एक धनी खनिज संपन्न राज्य के निवासी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। क्या उस दिशा में केंद्रीय बजट में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? स्पष्टतः उत्तर नहीं है। दूसरी बात कि बजट की सफलता और असफलता, जो हम एक विशेषज्ञ बहुत बड़े के तौर पर तो नहीं, लेकिन बाजार की क्या प्रतिक्रिया है, आप देख रहे हैं कि चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये काफी बड़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। प्लस जो मेटल्स हैं, जो खास करके सोना और चांदी, ये जो एक बहुत पहले, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं या ट्रंप की नीतियों का जो प्रभाव पड़ रहा है या पेट्रोलियम पर जो अभी एक कभी कि रूस से लेना है या ट्रंप के अनुसार वेनेजुएला से खरीदना, तो इन सब का भी असर पड़ रहा है। लेकिन इस बजट में उसको कैसे रोकथाम करनी है, इस पर कुछ वैसा विशेष नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के, और एक दूसरी बात की, जो यहाँ बजट बनता है बेसिकली चुनाव को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। एक लॉन्ग रनिंग जो पॉलिसी होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बुलंदियों पर पहुंचाना है। आप जनसंख्या के आधार पर एक बड़े कंज्यूमर तो हैं और उसी कारण से हम एक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होते हैं और हैं भी। लेकिन क्या जो सरकार की नीतियों के स्तर पर एक प्रयास होनी चाहिए, वो दिखता है इसमें? मेरे हिसाब से उतनी मतलब एक जो सुदृढ़ता होनी चाहिए वो झलक नहीं दिख रही। इस बार कुछ लब्बो लुबाव नहीं है किसी राज्यों के लिए। ठीक है, राजू राव साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजू राव साहब, आप तो विपक्षी हैं, जाहिर सी बात है आप इसमें कई सवाल भी उठाएंगे, लेकिन एक देश के नागरिक के तर्ज पे आपको ये बजट कैसा लगा? देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट भी है, अधिवक्ता भी है। तो संविधान के आर्टिकल 112 के तहत जो बजट पेश किया जाता है, ठीक है, वो तो पेश हुआ, पर हर साल 9 बरस से सीतारमन जी एक ही बजट, कोई नया चीज़ इसमें सुनने को नहीं मिला। अब देखिएगा कि किस तरह शेयर बाजार आज 2300 अंक से नीचे गिर गई और महंगाई चरम पे है। आप सोना का भाव देख लीजिए, चांदी का भाव देख लीजिए। अब तो काजू कतली में भी बता रहा हूँ कि चांदी नहीं लग के मिलेगा। अब कल क्या होता है पता चलेगा। आज ट्रैवल करने पे जो खर्च होती हैं आम लोगों को, चाहे वो हवाई मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो, रोड मार्ग से। राजू राव साहब देखिए, दवाइयों में तो सस्ती की गई ना, शुगर कैंसर समेत 17 दवाइयों, सात चीज़ों में जो बुनियादी सेवाएं होती है, शिक्षा, रोजगार और ये आपके चले स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य में 7 बीमारियों को छूट दी गई है, पर बाकियों और वहाँ पर बुनियादी जो सेवाएं हैं वो महंगी हैं यहाँ पे। नहीं, अच्छी एक बात है। जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकारें जो है राज्यों में चुनाव को देखते हुए बजट पेश करती है, लगभग 4-5 राज्य में चुनाव है 3-4 महीने में, लेकिन इस बजट में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब बजट में आप देखिए कि संसद में जिस तरह से बीजेपी के नेतागण जिस तरह से थपथपा रहे थे, ताली बजा रहे थे, उसी तरह जनता बाहर में छाती पीट रही है इस बजट को लेके। ठीक है। और
कोई नया चीज़ इसमें नहीं। अब महंगाई अगर इसमें घटाई जाती है आने वाले समय में तो अच्छी बात है, पर मुझे कहीं से नहीं दिख रही है कि महंगाई को कंट्रोल करने पे कुछ इस पे विशेष छूट दिया गया। मतलब चलिए ठीक है सर। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थ विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से विनोद जी के पास जाएंगे। और विनोद जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना, अगर इस पूरे बजट को देखें तो जो आप कह रहे थे कि भाई राज्यों को देखकर, चुनाव को देखकर फैसले लिए जाते हैं, आपको आज के बजट में ऐसा कुछ लगा? क्योंकि देखिए झारखंड सरकार ने भी बहुत सारी मांगें की थी, वित्त मंत्री, बिहार सरकार ने भी, असम सरकार ने भी, असम, तमिलनाडु, कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन उन राज्यों के लिए भी कुछ खास दिया नहीं गया। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि राज्य जो बजट में जो प्रावधान होना चाहिए उसमें स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की जरूरत थी। स्ट्रिक्ट स्टेप्स से मेरा मतलब है कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार में वृद्धि के लिए कौन से ऐसे विशेष उपाय किए हैं। आप उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि कैंसर से संबंधित 17 दवाओं के में इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य जैसी जो एक बेसिक जो सेवा है, ये सरकार का एक दायित्व बनता है और लोगों का ये एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसको जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, ये सरकार को 100% मुहैया करानी चाहिए, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वो देश के हर नागरिक को तक के पहुंचनी चाहिए। उसी हिसाब से शिक्षा का अधिकार, जो कि आपको पता है कि आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड किया गया है और शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी बनी हुई है। सरकार के स्तर पर हर व्यक्ति को शिक्षा आसानी से मिल सके, हर बच्चे को एक बढ़िया शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। क्या इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किए गए हैं? उत्तर है नहीं। अच्छा ज्योति जी अब आवाज़ पहुंच रही है, हमारे साथ ज्योति प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लेते हैं। ज्योति जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया, आपने तमाम चीज़ों को सुना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम चीज़ों का, बिंदुओं का जिक्र किया बहुत बारीकी तरीके से, लब्बो-लुबाब क्या कहा जाए इस बजट को देखकर? देखिए, जो इस बजट का विजन है, जो बार बार बात की जा रही है, एक्सप्रेस, तो इसका जो कहते हैं कि ये रिफॉर्म परफॉर्म, जो 2 वर्ड है इसमें, है ना, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो इसमें एक्चुअली बात की गई है कि जो मेरा पोटेंशियलिटी है इकोनॉमी का, उसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है। पोटेंशियलिटी इन द सेंस कि जो जीडीपी को हम कैसे बढ़ाएं, और जीडीपी का 3 इंटीग्रल पार्ट होता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को हम कैसे बढ़ाएं, दूसरा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएं, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएं, और चौथा है कि नेट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं। इन चारों तथ्यों को लेकर के बजट का जो प्रोविजंस है वो देखने में तो बैलेंस लग रहा है। जैसे हम देख लें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए वो रूरल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, या रूरल एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें एमएसएमई का जो त्रिआयामी जो बोल रहे हैं, त्रिआयामी योजना पर जोर दिया गया है। उसमें देखिएगा आप कि रूरल इनकम एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि योजना है, योजना का परफॉर्मेंस कैसा होगा वो 1 साल के बाद होगा। दूसरी चीज है कि आप एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा देखिएगा कि जो इनकम का सोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारे आयामों पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारे हमने जो देखा, जैसे टेक्सटाइल पार्क है, कंटेनर विनिर्माण की बात हो रही है, स्पोर्ट्स उपकरण बनाने की बात कर रही है, सेमीकंडक्टर मिशन में तो आयात घटाने की बात हो रही है नेट एक्सपोर्ट के लिए, और निर्यात बढ़ाने की बात हो रही है। तो बैलेंस्ड जो बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल दिस सेक्टर्स की बात हो रही है। जैसे एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया गया है, और उसी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और खनिज को ध्यान दिया गया। लेकिन एक चीज हमको लगता है कि खनिज पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन खनिज
पदार्थों का दाम बढ़ाने की बात की जा रही है। तब जब खनिज पर आप इंसेंटिव्स ज्यादा डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम होना चाहिए। यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि खनिज के दाम को बढ़ने की बात की जा रही है। हाँ। तो ये थोड़ा विपरीत परिस्थिति को दर्शाता है। अच्छा, माना जाए कि इस बार लोगों को ज़्यादा कुछ राहत नहीं दिया गया है। टैक्स स्लैब की बात की जा रही थी कि उसमें छूट मिलेगी और भी कुछ चीज़ों में सस्ती हो सकती है दरें, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। पेट्रोल डीजल को लेकर भी कुछ वैसी घोषणा नहीं की गई। बेशक हमें भी लगा कि और दिया जा सकता था, रिलीफ दिया जा सकता था, सो दैट कि वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें आपको रिलीफ देनी चाहिए थी। जो हमें लगता है कि वो इसमें कमी है कि ये टैक्स रिलीफ हम लोग को मिलना चाहिए था। मिडिल क्लास फैमिली जो सैलरीड क्लास हैं वो एक्सपेक्टेशन था। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एज एन इकोनॉमिस्ट तो नहीं कहूँगा, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, कि इसका दूरगामी परिणाम आप देखेंगे। जिस तरह का फोकस किया गया है, जिस इन्वेस्टमेंट का, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस तरह से एग्रीकल्चर पर, जिस तरह से सर्विस सेक्टर पर, जिस तरह से एआई पर फोकस किया गया है, तो इनडायरेक्ट वे में देखिएगा कि ये कंज्यूमर्स का हमारा परचेजिंग पावर अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो और जो इन्फ्लेशन रेट है वो सीमा के अंतर है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो रोजमर्रा के साग सब्जी जो हमारा खाने का सामग्री है वो थोड़ा उसमें हमारा प्राइस जरूर राइज है, जो हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को जरूर अफेक्ट कर रहा है। उस पर और ध्यान देने की जरूरत। अच्छा विनोद जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जिस तरीके से बजट पेश किया गया और जलमार्ग बनाने की बात की गई, इसके अलावा ITR को लेकर जो उन्होंने नया एक्ट उन्होंने कहा कि भाई इसी साल से हम लागू करने जा रहे हैं, और सोने चांदी की कीमतों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और आज अचानक से गिरावट हुई, सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा, बाजार अनुकूल नहीं मान रहा है इस बजट को। बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो बाजार की जो प्रतिक्रिया है उससे यही लगता है कि केंद्रीय बजट से वो खुश नहीं है। उनका एक सकारात्मक जो पक्ष पड़ता बाजार पे वो ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसके विपरीत काफी मतलब बड़ी मात्रा में जो सेंसेक्स और निफ्टी का गिरना, हाँ। ये प्रथम दृष्टया चूंकि उनकी प्रतिक्रिया तो सहज और स्वाभाविक, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन पता लग जाता है कि दूसरा एक एस्पेक्ट जो आपने बताया कि इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ वैसा इंप्रूवमेंट नहीं किया जाए। हाँ। आपको देखते हैं कि देश की जनसंख्या भले 143 करोड़ या उससे ज्यादा हो, लेकिन टैक्स पेयर के इनकम टैक्स देने वाले लोग 2 से 2.5 करोड़ के लगभग ही हैं। तो जो लोग दे रहे हैं उन पे और ज्यादा जोड़ इसमें होना चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दायरे में लाया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो टैक्स पेयर हैं जो दे रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार के खजाने में, सरकार को या व्यवस्था को चलाने में अपना, उनको थोड़ी और राहत देने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो दे रहे हैं उनसे और ज्यादा ये वसूल करने का और ये किया जाए। दूसरी बात, जो इनकम टैक्स जो रिटर्न और इससे जो एक जो प्रक्रिया है प्रक्रियागत, उसमें भी सरलीकरण करने की जरूरत और ज्यादा थी, क्योंकि इससे आम आदमी स्वयं अपने आप को बिना एक्सपर्ट का सहयोग लिए खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सके। तो इन सब चीजों में जो एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि विदाउट द सपोर्ट्स ऑफ और कॉपरेशन ऑफ एक्सपर्ट आप इजीली कोई चीज को नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर भी बजट में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बजट आएगा तो इस दिशा में ये होगा, और क्योंकि बजट एक अनवरत आने वाली और महत्वपूर्ण चीज है। आज देश में सबसे ज्यादा जो है लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें एक ऑप्शन ट्रेडिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टैक्स भी बढ़ाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है, इसको भी हम ज्योति जी से समझेंगे और राजू राव से भी समझेंगे। चर्चा कर रहे थे देश के बजट 2026 को लेकर के बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है, आमतौर पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा है, वो हम शेयर बाजार की गिरावट से समझ आ जाती है कि भाई लोग क्या इस पूरे बजट का लबोलुबाब निकाल रहे हैं। लेकिन हम स्टूडियो में जो बैठे हैं हमारे साथ ज्योति जी, उनसे हम समझ लेते हैं। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है सर, इस बार जो बजट में है AI को लेकर उन्होंने विस्तार से जिक्र किया कि भाई गवर्नेंस को बेहतर करने का AI के जरिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आने वाला समय तो AI का है।
इससे आप और हम बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अगर AI रिलेटेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर, AI रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अगर विश्व पटल में हमें को अपना कंपटीशन बनाए रखना होगा तो AI पर आपको जोर देना होगा। ये आपकी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात हो, क्वालिटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की बात हो, वहाँ AI को आपको सपोर्ट करना ही होगा और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगातार आपको बढ़ाना होगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बार MSME पर भी जोर दिया गया। MSME तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक वैसा विभाग है जो वो जानते हैं कि भाई गांव का विकास करना तो MSME के ज़रिए, और छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना तो MSME के ज़रिए किया जा सकता है। 10,000 करोड़ रुपए उसमें भी आवंटित किया गया है। इसमें विचार मैं दूं? देखिए, मुख्य रूप से आपको रोजगार बढ़ाना है, और रोजगार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा जी, और इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह MSE को फोकस किया गया है कि आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड यूनिट के रूप में MSE में क्यों लिया गया है, और उसका विजन है कि हाउ टू इंक्रीज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज जो आप वहाँ पे इन्वॉल्व हैं MSE में। और दूसरी चीज़ है कि आप जो घरेलू उत्पादन है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, उसको आप जो कहते हैं हम एक्सपोर्ट में, है ना, एक्सपोर्ट के रूप में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर सकें, सो दैट कि मेरा नेट एक्सपोर्ट्स बढ़े। चलिए ठीक है। राजू राव साहब, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए सरकार ने कई बार अहम बातों का जिक्र किया इस बजट में, लेकिन बाजार का रिएक्शन और उसके बाद जो दवाई सस्ती की गई, AI को लेकर जिक्र किया गया, लगभग 53 लाख करोड़ का बजट है। अब इस पे आने वाले दिनों में चर्चा भी होगी। झारखंड सरकार की तरफ से बहुत कुछ मांग की गई थी। कल वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हमने सरकार से आग्रह भी किया, लेकिन हाथ खाली रहे। देखिए दीपक जी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बजट जो है एक हाहाकार है, आम जनता छाती पीट रही है। और अब देखिएगा किस तरह से ये बजट सिर्फ विशेष लोगों के लिए बनाया गया, आम लोगों के लिए ये बहुत परेशानियां होने वाली है आने वाले दिन पे। जिस तरह से टैक्स में आप देखिएगा कि टैक्स जो चोरी करेंगे केवल अब उसको सजा नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना होगी। ठीक। और जिस तरह से कृषि बजट में कटौती की गई है, इसमें किसानों को आने वाले समय में बहुत परेशानी होने वाली है, बहुत सारे योजनाएं प्रभावित हो जाएगी इसमें। आप एक्सपोर्ट में देखा जाएगा कि सिर्फ दवाइयों को छोड़ दीजिएगा तो पूरे देश में खासकर टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और मेडिसिन, ये सब इंपोर्ट ड्यूटी के मतलब क्या बोलोगे, जो ट्रम्प की जो ये है इंपोर्ट ड्यूटी इस पर कम नहीं की गई है, बल्कि कुछ राहत होना चाहिए था इस पे। ये इनडायरेक्ट वे में आपके बहुत सारे व्यवसाय में देश को प्रभावित करेगी। ठीक है। और देखा जाएगा कि जिस तरह से राज्य ने, जैसे झारखंड में बताता हूँ कि हमें बजट की बहुत परेशानी हो रही है, और जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री ने भी बजट को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि उन्होंने बहुत कुछ डिमांड किया था और हमें बजट उस तरह से मिल नहीं पा रहा जिस तरह से हम राज्य को क्रियान्वयन तरीके से, बढ़िया तरीके से चला पाए। ठीक है। तो आने वाले समय में ये बजट हमारे झारखंड सरकार के लिए भी परेशानियां पैदा करेगी और देश के लिए तो है ही। अच्छा ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है विनोद, जिस तरीके से अगर बात किया जाए इस पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये जो 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, इसको लेकर चाइना जैसा देश या जो भारत के लिए मुसीबत आने वाले दिनों में खड़ी करते भी रहे हैं और पीछे भी कई बार उन्होंने खड़ी किया है। सरकार दूसरे देशों के मुकाबले अपनी चीज़ों को अब व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
मुझे लगता है कि यह सरकार के द्वारा देर से उठाया गया परंतु एक सही कदम है। पहले उठ जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि भारत में जितना मैन पावर, जितना मैन ह्यूमन रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उसका इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, रोजगार भी जनरेट होगा, प्लस जो विदेशों से बहुत कुछ आयात पर हम निर्भर करते हैं, इसका आप स्पष्ट रूप से देखिएगा कि सिर्फ बजट में इस तरह का प्रावधान कर देने मात्र से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपके कुछ सस्ते होंगे, यहाँ जो बैटरी जो बनेगा, तो इन सब जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर जो इसको एक डेवलप किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है सो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में बैठा हुआ है। उसको अगर जिस तरह से लगाया जाएगा इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, लोगों के रोजगार के कारण उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा। अच्छा, और जो इस वैश्विक जो चुनौतियां हैं चाइना या और भी जो अमेरिका पर कभी कभी हम पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अभी देखिए ना कि अगर जो आपको बोलता है अमेरिका जैसा, ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति आ जाता है तो वो अचानक अपने मूड के अनुसार सारा निर्णय लेना शुरू कर देता है, सारी नैतिकताएं और वर्ल्ड का जो ट्रेड एथिक्स है सब एक तरफ रख करके और आपको ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ जाते हैं। आप पे अगर जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो आपकी अर्थव्यवस्था चौपट होने की स्थिति में आ जाए, तो उसके लिए अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेल्फ डिपेंडेंट की जो पॉलिसी है उस पे तो आगे बढ़ना ही है और ये एक स्वागत योग्य कदम। अच्छा डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी है, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी कि स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, उन्हें राहत दिया जाएगा, 15 लाख रुपए तक किया जाएगा। देखिए, उम्मीद तो मुझे भी थी, झटका लगा जब पूरे भाषण खत्म हुआ। लेकिन दृष्टिकोण अलग भी हो सकता है मेरा इस पे, बिल्कुल धक्का लगा। धक्का क्या, सबको उम्मीद था कि स्लैब में, बट एक बात करें तो अगर जो ज़रूरत है आज के समय में इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की, तो और दूसरी तरफ ये भी था हमारा कि परचेजिंग पावर हमारा बढ़ता, हमारे हाथ में और लिक्विड मनी आती अगर टैक्स रिलीफ नहीं होता। लेकिन अगर ऑन दी होल इकोनॉमी को देखेंगे तो वो जो देख रहा है कि एक शब्द होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करें सो दैट कि इकोनॉमी और एज अ होल उससे फ़ायदा उठा सके। सरकार, मुझे लगता है कि उसी पर ध्यान दिया है कि इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को, जैसे आपने बताया कि 40,000 और 10,000 अगर करोड़ जो एमएसएमई में और किसमें बताया था ना आपने 10,000 करोड़ और किसमें इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट से सो मेनी इनकम विल जनरेट इन द इकोनॉमी। तो हो सकता है कि उसको अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्योंकि इसने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की है तो 17.2 लाख करोड़ रुपया उधार लेने की बात की है। तो अगर हमें टैक्स रिलीफ देते तो हो सकता है कि इन पे बर्डन पड़ता है इकोनॉमी गवर्नमेंट पर, तो वो उसको बियर करने के लिए उन लोगों ने अभी कदम नहीं उठाया। उसमें ये मैं नहीं कहूंगा कि ये स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम राजू राव जी से भी हम समझ लेंगे, लेकिन चलिए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ राजू राव साहब, देखिए एजुकेशन को लेकर बड़ी घोषणा की गई, हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा की गई, पर्यटन को लेकर हालांकि चैम्बर की तरफ से कहा गया कि झारखंड में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं, उम्मीद थी लेकिन नहीं हुआ। देखिए, पिछली बजट में भी बहुत सारी नई चीज़ बताई गई थी जिसमें वादों में फेल हो गए थे। इस बार नई उम्मीद के साथ आई है ये बजट। अब देखते हैं आगे कितनी फेल होती है, कारागार होती है। ये देखने में एक खाली डब्बा है और मैं बताऊंगा कि इसमें कि अगर जिस तरह से दिखाया गया, सजाया गया देश के सामने, और ये जिस तरह से आज सबसे बड़े एग्जाम्पल है आज देश में कि महंगाई को नकारा नहीं जा सकता। और आने वाले समय में अगर बजट से अगर फ़ायदा होता तो बढ़िया बात है, पर मुझे नहीं लगता है कि महंगाई से अभी हम लोग छुटकारा पाएंगे। देश चरमरा गई है इस महंगाई को लेके, और बीजेपी के किसी भी नेता के पास कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ताली बजाने के लिए कि बजट बहुत अच्छा है। बाबूलाल मरांडी जी तो कह रहे थे बहुत बढ़िया क्रांतिकारी बजट है, आज ही वो बोल रहे थे। उन्हें पूछिए कि 2026 का भी बजट था, 25 का भी बजट था, 24 का भी बजट था, देश कहाँ चली गई है। महंगाई में आम जनता छाती पीट रही है। ठीक है, और ठीक। अच्छा डॉक्टर ज्योति जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, महंगाई को लेकर भी कुछ खासा प्रयास नहीं किया गया इस बजट में, आपको लगा?
कि महंगाई कम किया जाए किसी तरीके से? देखिए, जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है इन्फ्लेशन का, तो वो लिमिट से अंदर है, उस लिमिट को बाहर नहीं गया है। तो आप कैसे हम कहेंगे कि, देखिए दो तरीके इसको हम लोग समझेंगे कि ये जो लिमिट है जो तय की जाती है, ये हम लोग को ज़रूर समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक जो लिमिट है उससे आगे नहीं गई है इन्फ्लेशन। हाँ, बेशक हमने पहले भी कहा है कि जो हमारा जो डेली डे टू डे जो हम लोग जो जैसे चावल, दाल, सब्जी इत्यादि, वो हमारा वो जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। इन्फ्लेशन रेट है सो हमारा विद इन द लिमिट है। हाँ, उस पर भी चर्चा की गई है कि उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें। अच्छा, ये हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं की गई उसको आप कैसे देखते हैं? हेल्थ एजुकेशन सेंटर को अगर जो घोषणा की गई है तो एक स्वागत योग्य कदम है कि आप आज के समय में ये नीड ऑफ इंडिया है कि हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि इस पर बहुत पहले विशेष चर्चा न की गई थी। हाँ। और न इस पर पहल की गई थी। ये जो बात की गई है हेल्थ एजुकेशन का बात की गई है, वो एक चर्चा योग्य। विनोद जी, आप एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को लेकर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर और पर्यटन को लेकर जो घोषणाएं की गई है, सहमत है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, प्रयास तो सरकार ने एक दिखाया है, लेकिन मैंने पहले ही टेक दिया था कि जितनी आवश्यकता है या जो देश की लोगों की जो जरूरत है, हाँ, क्या उस हिसाब से शिक्षा सेक्टर में आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है? इवन की शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार बना दिया गया है, तो भी क्या सरकार के स्तर पर शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए खास करके जो समाज के जो पिछड़े, जो वंचित तबके हैं, उनके बच्चे आज मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग को तो खैर अपने भरोसे वो अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे शिक्षा यहाँ से लेकर के विदेश तक के दिलवा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए तो हमारे गांव के बच्चे वो आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी स्कूलों में जहाँ की या तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, और सब है तो वहाँ शौचालय नहीं है, और घर में उनके पास खाने का या फिर वैसा एक जो होना चाहिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। उसी हिसाब से आप स्वास्थ्य के दिशा में देखिएगा तो आए दिन आप देखिएगा कि झारखंड में अपने बीमार बच्चों को, और जब वो मृत हो जाते हैं तो झोला में ले जाने के लिए मजबूर है। तो क्या यही स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे सरकार अपने पीठ थपथपाएगी, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो? हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार के पास तो एक सीमित संसाधन होने का रोना रोती है, हाँ, लेकिन इसमें अगर जो केंद्र सरकार को होना चाहिए, और विशेष रूप में जब हम झारखंड को देखते हैं, इतनी खनिज संपदाओं से पूर्ण राज्य है, चाहे कोयला हो, लौह अयस्क हो या और भी जो खनिज हो, जितने भी मेजर मिनरल हैं, इन सब पे केंद्र सरकार का एक अधिकार होता है, उसका एक रॉयल्टी का हिस्सा ही राज्य सरकार को मिलता है। लेकिन हम राज्य और केंद्र में ना पढ़ करके अगर देखें तो उस चाईबासा के क्षेत्र में, चाहे वो लौह अयस्क वाले क्षेत्र में लोगों को रहने वाले क्या है, उनके स्वास्थ्य का कितना विपरीत असर उस माइनिंग से पड़ता है, लेकिन क्या उसका फायदा उनके बच्चों को, उनके परिवारों को मिलता है? स्पष्टतया नहीं। आप इसको ग्राउंड पर देख सकते हैं। आप चतरा या धनबाद या जहां पर भी कोयल माइनिंग हो रहा है, हाँ, आप वहां के लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, वो सिर्फ काला गर्दा धूल खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था पर, उनकी सामाजिक आर्थिक, उनकी डे टू डे लाइफ पर कहीं कोई उसका विपरीत ही असर पड़ रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं। उसके विपरीत बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या जो अधिकारी वर्ग हैं उसका फायदा उठा रहे। तो इस दिशा में एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो और वहां के लोगों को मिले, तो इससे शिक्षा और स्वास्थ्य में वहां मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सके। जो माइनिंग में जो इन्वॉल्व कंपनियां हैं, आपका जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिशा में एक मैंडेटरी प्रोविजन बजट में होना चाहिए। होता तो बेहतर होता, जिसका स्पष्ट रूप से कमी दिखाई पड़ता है। अच्छा, सोलर एनर्जी को लेकर जो लगातार सरकार की प्राथमिकता रही है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने का, उसमें भी इस बार जो है कटौती की गई, या फिर कह सकते हैं कि सस्ता हुआ, आम लोगों के लिए सस्ता किया गया। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई करना हो, विदेशी यात्रा हो, शुगर की दवा हो, कैंसर की दवा हो, माइक्रोवेव ओवन हो, इन तमाम चीज़ों को सस्ती की गई। देखिए,
सोलर एनर्जी तो एक अनलिमिटेड है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे कोई पर्यावरण को नुकसान होने वाला है उस हिसाब से नहीं है, जैसे कोल माइनिंग और ये और भी जो रिसोर्सेस से जो बिजली या ऊर्जा क्षेत्र में जो होता है उस हिसाब से सोलर एनर्जी में तो इन्वेस्ट होना ही चाहिए था। जितना इसका मैक्सिमम उपयोग किया जाएगा उतना ही ये पर्यावरण के साथ जो विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, वो बेहतर होता। रही बात और सब जो छोटे छोटे सेक्टर हैं, चूंकि बजट है तो बजट में कुछ तो नए प्रावधान करने ही होते हैं जिससे ये दिखे, तो उसी हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और या बैटरी का ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करने की बात है और उसमें कम जो इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया है, तो ये तो एक स्वागत जो कदम है और इसे हमें स्वागत करना ही चाहिए। सरकार को इस पर और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खास करके जब सोलर एनर्जी को डेवलपमेंट करने की बात। चलिए ठीक है ज्योति जी, सोलर एनर्जी को लेकर जिस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया, सस्ता किया गया, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आप किस तरीके से देखेंगे इसको? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनके वक्तव्य से कि आपका रिसोर्स जो है एनर्जी क्रिएट करने के लिए वो स्कार्स है, लिमिटेड है। हाँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसको आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रखना है और उसका ऑप्टिमम यूज करना है। उस दृष्टिकोण से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना स्वागत योग्य कदम है और उसके लिए जो सस्ते दामों पे उपलब्ध कराना और ये प्राइस फ्रेंडली होना चाहिए, होने की जो प्रस्तावना है, जो चर्चा की गई है, वो भी स्वागत योग्य कदम। अच्छा, माना जाए कि सबका साथ सबका विकास वाला जो भाव है इस सरकार की, जो थीम है, जिस थीम पे लगातार काम करती है, वो थीम इस बजट में दिखा। देखिए, अल्टीमेट गोल ऑफ द जो बजट का गोल होता है वो लोक कल्याण है। हाँ। विकास और कल्याण दो अलग अलग चीज है। वो कल्याण, लोक कल्याण की बात, अंतिम जो विजन होता है, अंतिम विचार होता है, वो लोक कल्याण की बात होती है। तो उस दृष्टिकोण से कहा गया है सबका साथ और सबका विकास। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे कि कुछ ऐसे हमारे जो कहते हैं अंतिम पायदान में है, जो गैप है वो बड़ा ना हो जाए कि हैव एंड हैव नॉट के बीच में बड़ा गैप नहीं हो। तो ये गैप छोटा करने के लिए सबका साथ और सबका विकास का विचार रखा गया है। चलिए ठीक है सर, इस पर चर्चा जारी रहेगी। चर्चा कर रहे हैं देश के बजट को लेकर, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा और तमाम चीज़ों का जिक्र किया कि किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे ये देश को बढ़ाया जाएगा। कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया। राजू राव साहब, देखिए तमाम चीज़ों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पर भी सरकार ने जोर दिया, निर्माण पर भी जोर दिया। इसके अलावा अलग अलग जो सेक्टर हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हैं, उसमें भी सरकार ने जोर दिया। हालांकि राज्यों को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि चैम्बर के जो पदाधिकारी वो कह रहे थे कि भाई बंगाल को तो ध्यान में रखा गया, झारखंड को भूल गए वो लोग। बंगाल में क्योंकि चुनाव है, शायद इस कारण से ध्यान रखा गया होगा। और हर बार जो लुभावने ऑफर दिए जाते हैं हमें बजट में, सुनने में, देखने में अच्छे लगते हैं, पर एज अ रिजल्ट कुछ होता नहीं है। देश गर्त में जा रहा है। अभी मैं बोलता हूँ कि महंगाई चरम में है। जिस तरह से आम आदमी परेशान है, हाहाकार मचा रहा है, इस बजट में अगर कुछ देखने को मिले तो महंगाई है, सिर्फ महंगाई है। अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य जो है उसके विकास पर तो जोर दिया गया है, कई कॉरिडोर, कई अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया गया। जरूर 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 जरूर, पर इस तरह देश तो मतलब अब देखिएंगे कि जिस तरह से हर राज्य को ध्यान देना चाहिए था, बहुत सारे राज्यों को छोड़ दिया जाए। आप देखिएगा साउथ के केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब को छोड़ दिया गया है, इन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो देश में एक तरफ आप स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि देश तो सभी का है, आपको सबको बराबर हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ये किस तरह का नया है मुझे नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया दी और बजट की सराहना की। बाबूलाल मरांडी ने फार्मा सेक्टर को मजबूती के लिए बजट में प्रावधान पर खुशी जाहिर की। तो आप सब ने देखा कि
बायो फार्मा को मजबूत करने के लिए, यानी एक प्रकार से दवा की जो, मैंने इसको ठेठ भाषा में मैं कह रहा हूँ कि दवा के उद्योग को, यानी उसके प्रोडक्शन उत्पादन के हब को भारतवर्ष में बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे क्या होता है कि एक तो यहाँ हब बनेगी तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और यहाँ से बाहर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर विदेशी मुद्रा भी आएगा। टेक्सटाइल के क्या कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार योजना और टेक्सटाइल क्षेत्र को काफी प्रमुखता से आज के बजट भाषण में श्रीमती सीतारमन जी ने बताई, आप सबको हम सबने सुना। चूंकि ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र, उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या है। आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई को के लिए भी जो क्या कहते हैं ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको, देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकते। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाबूलाल मरांडी कई बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो ख़ास तौर से फार्मास्यूटिकल का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल को मजबूत किया जाएगा। डॉक्टर ज्योति जी, आप सहमत हैं जो बाबूलाल मरांडी जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे और जो कांग्रेस प्रवक्ता का हम बयान सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को? देखिए, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इनिशिएटिव देने की, उसका तो दो, जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि रोजगार का सृजन बेशक होगा, दूसरी ओर हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी को आप इनिशिएटिव्स उसको बढ़ावा देंगे तो आत्मनिर्भरता डेफिनेटली रूप से बढ़ेगी। और आज के क्षेत्र में मेडिकल जो हमारा सेक्टर है उस पर ये उसके उत्थान के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा जो उन्होंने और कई बातों का जिक्र किया, एमएसएमई की चर्चा बनाए जाएंगे, एमएसएमई, हाँ, जो इन्होंने 200 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है, सबका एक ही है कि हम रोजगार सृजन के साथ साथ वो जो वैल्यू प्रोडक्ट्स, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स उससे करेंगे और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम अपना कैसे अपना आत्मनिर्भर बनेंगे ना, और साथ ही साथ हम कैसे ट्रेड को अपना सरप्लस करेंगे विश्व पटल पर। चलिए ठीक है विनोद जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से ये जिक्र किया गया कि भाई हम हर ज़िले में एक ट्रामा सेंटर स्थापित करेंगे, इसके अलावा जो है पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सर्किट का निर्माण किया जाएगा, और हेल्थ सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कहा कि भाई आयुर्वेद सेक्टर में 3 एम्स का निर्माण करेंगे। सरकार आयुर्वेद पर भी जोर दे रही है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूरे देश में, अलग अलग गांव में, अलग अलग प्रखंड में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में निचले स्तर तक सरकार की कोशिश है कि जाया जाए और लोगों को बेहतर इलाज मिले। देखिए, मेरा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो सुधार की है, मैं इस मामले में काफ़ी क्रांतिकारी विचार रखता हूँ। मैंने अपने ओपनिंग लाइन में ही ये कहा था कि सरकार का एकदम ये दायित्व होना चाहिए, मैंडेटरी ड्यूटी होना चाहिए कि सिर्फ अभी जो सेगमेंट वाइज करके जो कहा जा रहा है कि कैंसर की दवाओं का कीमत घटाई गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शुगर पे या ब्लड हाई प्रेशर वाला ये सब है, इन सब पर क्यों नहीं किया, ये आम बीमारी हो गई। मेरा मानना है कि चाहे जिस किसी तरह का भी बीमारी हो, जिस किसी भी तरह का स्वास्थ्य समस्या लोगों को पास हो, ये सारे समस्याओं का दायित्व है सरकार का कि उसका निराकरण करे और उनके डोर स्टेप्स ये सर्विसेज होनी चाहिए। स्वास्थ्य के सेवा में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग खास करके जो अभी आप समझ सकते हैं कि जब देश की सरकार को 80% लोगों को
ये अनाज देना पड़ रहा है खाने के लिए, तो क्या स्वास्थ्य ठीक है। जैसी सेवा पे उनकी ठीक है, ये विनोद बात जी, नहीं आपको होनी हम रोक रहे चाहिए? हैं। मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और आम बजट को लेकर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और इस बजट को ऐतिहासिक बताया। देश की जो उम्मीदें हैं बजट से, उन चीज़ों को उन्होंने समान बताया है। डॉक्टर ज्योति जी हमारे साथ जो जुड़े हैं। ज्योति जी, आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और बजट को लेकर ही लबोलुबाब था कि बजट हमारी सरकार ने बहुत बेहतर बनाया, अनुकूल बनाया, लोगों की जो अपेक्षाएं थी उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। तो जो बजट हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम लोगों ने, जो हम लोग तीनों पैनलिस्ट हैं, उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ये सारा इनिशिएटिव्स हमारा वो है ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट, जो कहा जाता था ना पहले कि ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट था, ये ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने चर्चा भी किया कि 200 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात किया उन्होंने, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की उन्होंने। उस एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने प्रमुख रूप से एलाइड सेक्टर जो हमारा फिशरी है, पोल्ट्री है, नारियल सेक्टर पे है, जो 30 मिलियन उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, उस पर चर्चा की उन्होंने। और इन्होंने अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, मंशा है, उस पर बात चर्चा की कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका बजट का, और लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव को लेकर के उन्होंने चर्चा की। और मैं समझता हूं कि बजट के अनुसार वो तो उनका कहना सही है, बजट के हिसाब से उनका कहना सही है और इसीलिए उन्होंने टीम को भी और निर्मला सीतारमण को बधाई दी। विनोद जी, आप सहमत हैं जो प्रधानमंत्री की तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे? क्योंकि लबोलुबाब सरकार उनकी है, बजट उनका है, सारा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। देखिए, इसमें 2-3 चीज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टार्टअप्स और ये जो डिजिटल एजुकेशन की जो बात की गई है बजट में, तो ये सब चीज तो एक उम्मीद जगाता है। लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षा में विशेष जोर नहीं दिया गया है। रोजगार सृजन करने का जो यूथ का जो सबसे ज्यादा इंपावरमेंट हो सकता है वो रोजगार से हो सकता है। जितना यूथ पावर अभी इंडिया में उपलब्ध है, क्या उसका सदुपयोग उनको एक रोजगार देने के माध्यम से, चाहे वो स्टार्टअप में जितना बड़ा उनका एडजस्टमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल करके हो सकता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में ऐसा कोई रोजगार का अवसर इतना नहीं है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, कि युवाओं का एडजस्ट है। तो उसके हिसाब से स्टार्टअप, डिजिटल, ये सारे जो चीज है, या मैन्युफैक्चरिंग हब, या इंडिया को अभी जो चाइना के कंपैरिजन में जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब की तो हमें चाइना से ही कम्पीट करना है। तो उस दिशा में केंद्रीय बजट में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए था, एक जो दूरदृष्टि होना चाहिए था, उसकी कमी अभी भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री के तो पीठ थपथपाएंगे ही, लेकिन क्या उसका रिफ्लेक्शन बजट में स्पष्टता है? हमारा तो ऐसा दिखता नहीं है, हमें ऐसा नहीं दिखता। वैसा आपको दिखता नहीं? आपको राजू राव साहब, आपको दिखता है? मैंने 90 मिनट निर्मला सीतारमण जी का, 50 से 90 मिनट, हाँ, उनके भाषण सुना। ऐसा कुछ नया नहीं लगा मुझे देख के। मतलब निराशा तो हाथ लगी, हर कोई व्यापार डेफिसिट कैसे कम होगा ये मुझे नहीं मालूम। अब देखा जाएगा। जिस तरह से स्वास्थ्य की बात हो रही है, ठीक है, दवाइयों के दाम कम हुई है, और भी बहुत सारी बीमारियां दवाइयों सबकी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। शराब सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी आप देखिएगा कि जिस तरह उपकरणों में अभी तक जीएसटी की कोई कटौती नहीं हुई, और पीएमजेवाई जैसे जो स्कीम्स हैं इनकी, उसमें जो भुगतान होती है उसमें देरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये सब भी स्वास्थ्य में ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तीनों जुड़े और अपना पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया आप तीनों का।